देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग किसी आइडियल सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा था। अब उसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कोई हॉलो ट्यूब है, लेकिन इस बार इसमें करंट ऐसे एक्सियली फ्लो नहीं हो रही है, बल्कि इस टाइप से फ्लो हो रही है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जहाँ करंट पर यूनिट लेंथ जे है। तो हमको देखना है कि इस करंट कैरिंग ट्यूब के कारण अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देख कर बता सकता है कि जो ट्यूब है उसमें करंट ऐसे टेंजेंशियली फ्लो हो रही है। इससे जो करंट कैरिंग ट्यूब है वो एक करंट कैरिंग आइडियल सोलेनोइड की टाइप से काम करेगा। इनफैक्ट पूरी तरह से आइडियल सोलेनोइड की टाइप से काम करेगा। मतलब ट्यूब ऐसे आइडियल सोलेनोइड के टाइप से काम करेगा जिसमें वाइंडिंग को पूरी तरह से सटा करके लगाया है। ट्यूब उसी के इक्विवेलेंट है ना, कि किसी सॉलिड में वाइंडिंग को बिल्कुल सटा करके लगा है, उसी के इक्विवेलेंट है। मतलब इस बार ये जो करंट कैरिंग ट्यूब है वो टोटली इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग टोटली आइडियल सोलेनोइड के डाइस से काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो रिजल्ट है वो भी सोलेनोइड के जैसे ही होंगे। बस आइडियल सोलेनोइड के सिमिलर इस करंट कैरिंग ट्यूब के कारण भी बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो ही होगा, और अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो बोल सकते हैं कि ये करंट कैरिंग 100% आइडियल सोलेनोइड के सिमिलर है। तो सोलेनोइड के सिमिलर इसके कारण भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, है ना? जहाँ हमको पता है कि सोलेनोइड में एन क्या होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, और करंट आई क्या होती है, हर एक वाइंडिंग से बहने वाली करंट, मतलब करंट पर यूनिट वाइंडिंग कह सकते हैं। ये आइडियल सोलेनोइड के सिमिलर है, तो सोलेनोइड के सिमिलर इसके कारण भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, और आई उसमें होता है हर एक वाइंडिंग में बहने वाली करंट, मतलब करंट पर यूनिट वाइंडिंग। तो सॉल्व करेंगे तो वाइंडिंग से वाइंडिंग कैंसल, तो इसके कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बचेगा, म्यू नॉट इंटू करंट पर यूनिट लेंथ, और करंट पर यूनिट लेंथ हमको कितनी दे रखी है, जे। तो इसके कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू जे। तो इस टाइप से कर सकते हैं। इसमें अलग से आविष्कार करने की जरूरत नहीं, मतलब अलग से एम्पियर्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, अभी हमने इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें फाइनाइट सोलेनोइड होता है, जिसकी लेंथ रेडियस के कंपेरेबल होती है। ये आप सभी को पता है कि फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड हो तो फिर हम एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते, तब हमको बेसिक इंटीग्रेशन से करना होगा। तो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई आइडियल सोलेनोइड है, मतलब बिल्कुल टाइटली बाउंडेड सोलेनोइड है। इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस भी 2 मीटर और लेंथ भी 2 मीटर। नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ एन दे रखी है। तो हमको पूछा है कि सोलेनोइड के सिरे पर इधर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। चलो बच्चों, इसको कर लेते हैं। ये तो हमको देखते ही पता है कि वाइंडिंग बहुत पास पास लपेटी है, मतलब आइडियल सोलेनोइड तो है, लेकिन इन्फिनिटी लॉन्ग नहीं है, क्योंकि इस बार इसकी जो लेंथ है वो क्रॉस सेक्शन रेडियस के कंपेरेबल है। तो आइडियल तो है, लेकिन इन्फिनिटी लॉन्ग नहीं है, बल्कि फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर के लॉ से नहीं निकाल सकते। इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो हमको इंटीग्रेशन करना ही होगा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार, कि पूरे सोलेनोइड को ऐसे ऐसे बांटेंगे तो पतली पतली रिंग बनेगी ना। तो बस पूरे सोलेनोइड को ऐसी पतली पतली रिंग में बांटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई पतला सा एलिमेंट लेते हैं जो कि पतली सी रिंग की फॉर्म में होगा। करंट तो आई बह रही है, और इस पतले से एलिमेंट, इस पतली सी रिंग में नंबर ऑफ वाइंडिंग भी निकाल सकते हैं, है ना? तुम खुद बताओ कि इसकी नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो dx
इतनी थिकनेस में नंबर ऑफ वाइंडिंग कितनी होगी? n dx। बस आराम से बताओ। इस बार अपना एलिमेंट पतली सी करंट कैरिंग रिंग की फॉर्म में है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ वाइंडिंग dn है और इस रिंग के लिए ये पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट होगा, जहाँ रिंग की इस P पॉइंट से एक्सियल डिस्टेंस कितनी है? x। बस आराम से बताओ कि इस पतले से एलिमेंट या पतली सी रिंग के लिए ये एक्सियल पॉइंट होगा ना? तो इस पतले से एलिमेंट या पतली सी रिंग के कारण इस एक्सियल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक्सियल डायरेक्शन में होगा। तो कितना होगा? कोई रिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना? तो इस पतले से एलिमेंट या पतली से रिंग के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल होगा और कितना होगा? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बस I की जगह ni मतलब dni आ जाएगा, जहाँ dn एक पतली सी रिंग में नंबर ऑफ वाइंडिंग तो कितनी है? स्मॉल n dx इतनी है। बस बताओ, जितनी भी रिंग है सबके लिए एक्सियल पॉइंट होगा ना? तो हर एलिमेंट मतलब हर रिंग के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में होगा, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड सीधे-सीधे जुड़ जाएँगे। तो दस पतले से एलिमेंट या पतली सी रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो पूरे सोलेनोइड के कारण इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका इंटीग्रेशन। चलो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो इसमें म्यू नॉट स्मॉल n I r स्क्वायर अपॉन 2 ये सब कांस्टेंट है बाहर और अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट भी रख देते हैं। dx से तो x की लिमिट रखेंगे, तो द सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसकी एक्सियल डिस्टेंस 0 और 1 2 3 करते हुए सबसे लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसकी एक्सियल डिस्टेंस l के बराबर होगी मतलब 2 मीटर होगी। बस अब सबसे मेन काम है हमको इसका इंटीग्रेशन करना है और इस टाइप के इंटीग्रेशन तुमने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, सभी को पता होगा कि इसमें अंडर रूट से मुक्ति पानी है। तो अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? कोई x इक्वल टू r tan थीटा मान सकते हो या r cot थीटा भी मान सकते हो। तो चलो मुझे tan थीटा पसंद है, तो बस अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए मान लेते हैं x इक्वल टू r tan थीटा। तो बस लेट मान लेते हैं कि x इक्वल टू r tan थीटा। अब सबको थीटा में कन्वर्ट करना है, dx को d थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन dx r बार tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बस अब पूरे एक्सप्रेशन को हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे ना यार, तो बताओ, है ना? बताओ dx को तो हम क्या लिख देंगे? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2। चलो सॉल्व कर सकते हो। नीचे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो होता है इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो किस रूप में बाहर निकलेगा? r स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब r क्यूब की फॉर्म में बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसकी पावर 3/2 करोगे तो sec क्यूब थीटा। क्या बचेगा? न्यूमरेटर में तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो r क्यूब sec क्यूब थीटा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट इसको बाहर निकालते हैं। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो नीचे एक sec थीटा बचेगा जिसको ऊपर ले जाएंगे तो cos थीटा d थीटा। अब लिमिट तो सबको थीटा में कन्वर्ट किया है तो लिमिट को भी थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? तो बताओ x इक्वल टू r tan थीटा माना था ना, तो लोअर लिमिट में x इक्वल टू 0, तो बताओ लोअर लिमिट में x इक्वल टू 0 रखोगे तो tan थीटा इक्वल टू भी 0, तो बताओ थीटा इक्वल टू भी 0 और अपर लिमिट में x की वैल्यू l रखेंगे, है ना? अपर लिमिट में x की जगह l या 2, तो अपर लिमिट में x की जगह 2, इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो अपर लिमिट में tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बस 1 अपॉन r स्क्वायर बाहर, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। अपर लिमिट रखेंगे तो sin 45 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में 0 रखेंगे sin 0, तो
sin 45 1/√2 तो सॉल्व करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन 1/√2 r स्क्वायर होता है। इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन अपने पास कितना आ गया 1/√2 r स्क्वायर इतना हो गया। बस सॉल्व कर लेंगे ना। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट ni ओपन 2√2 ये हो गया। बस कंपैरेटिवली याद रखना कि आइडियल सोलेनोइड लेकिन इन्फिनिटी लॉन्ग हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो उससे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni और ऑब्वियसली सिरे पर म्यू नॉट ni बाय 2 लेकिन फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड हो जिसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शन रेडियस कंपेरेबल हो तो फिर एम्पियर्स लॉ से काम नहीं चलेगा क्योंकि तब ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। तो तब मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से निकालते हैं इस टाइप से करते हैं। वैसे तो इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड भी इस इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं लेकिन फालतू पेन की इंक वेस्ट होगी। इसे इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ से निकालते हैं और फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से निकालते हैं। दैट्स ऑल। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा था, जिसमें करंट कैरिंग वायर था जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट बह रही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कोई करंट कैरिंग वायर नहीं हो, उसकी जगह कोई चार्ज वायर हो जो खुद ही मूव कर रहा हो। तो किसी मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। तो चीज़ों को मिक्स मत करना। अभी तक तो करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा था, लेकिन अब देखते हैं करंट कैरिंग वायर की जगह चार्ज खुद ही मूव कर रहा हो, तो उस मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं ना। तो चलो उसके लिए पहले एक बार देखना होगा कि कोई चार्ज मूव कर रहा हो, तो उस केस में नॉर्मल तो नहीं लेकिन इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी वो देखना है। तो उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस देते हैं। जैसे चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और चार्ज रॉड का मतलब समझ जाना कि लकड़ी की कोई रॉड है और उस पर चार्ज को फेविक्विक से चिपका दिया है ना? तो इस बार कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है बल्कि कोई चार्ज रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्डा है। और इस बार इस पूरी पूरी चार्ज रॉड को ही हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो तुम खुद बताओ कि पूरी पूरी चार्ज रॉड को v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो एक टाइप से चार्ज फ्लो होगा। तो इस बार कोई नॉर्मल करंट तो नहीं होगी लेकिन एक इक्विवेलेंट करंट जरूर होगी। तो इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी वो देखना है। तो चलो इसको मैथमेटिकली देखते हैं ना। तो ये मान ले चार्ज को v वेलोसिटी से मूव करा रहा है ना, तो मान लेते हैं कि चार्ज लगातार मूव कर रही है, सॉरी चार्ज रॉड लगातार मूव कर रही है। और ऐसा करते हैं कि dt का स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं और चलो मान लेते हैं कि dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में ये रॉड dx जितना स्मॉल डिस्प्लेस हो गई, है ना? मान लेते हैं कि dt का स्मॉल टाइम इंटरवल है और स्मॉल टाइम इंटरवल में जो रॉड है वो dx जितना स्मॉल डिस्प्लेस हो गई। बस तुम खुद बताओ कि रॉड dx जितना स्मॉल डिस्प्लेस हो गई तो किसी भी सेक्शन से कितना चार्ज बह जाएगा बताओ? लैम्ब्डा इंटू dx। कह सकते हैं ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्डा है तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा लैम्ब्डा dx। तो हम बोल सकते हैं कि इस है ना बोल सकते हैं कि dt के इस स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी सेक्शन से कितना चार्ज गुजर चुका होगा या किसी भी सेक्शन से कितना चार्ज बह गया होगा dq इक्वल टू लैम्ब्डा dx जितना चार्ज बह गया होगा। तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में हर सेक्शन से dq इक्वल लैम्ब्डा dx जितना चार्ज बह गया होगा, है ना? बस अब इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी वो देखना है। तो लिख देता हूँ कि dq इक्वल लैम्ब्डा dx है। इक्विवेलेंट करंट निकालने के लिए LHS और RHS दोनों और dt का डिवाइड करते हैं। तो dq बाई dt इक्वल लैम्ब्डा इंटू dx बाई dt। तो बताओ dq बाई dt क्या होगा? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। और रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हम करंट बोल सकते हैं लेकिन इस बार कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है इसलिए इस बार नॉर्मल करंट तो नहीं होगी, इसलिए इसको नॉर्मल करंट की जगह इक्विवेलेंट करंट बोल देते हैं। और dx बाई dt
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको रॉड की वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो बस है ना? dq इक्वल टू लैम्ब्डा dx, दोनों dt का डिवाइड कर दिया, तो dq बाई dt को तो इक्विवेलेंट करंट बोल सकते हैं और dx बाई dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब रॉड की वेलोसिटी। तो इस बार इक्विवेलेंट करंट कितनी आ गई? लैम्ब्डा इंटू v इतनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि अब आगे मूर्खों टाइप से पूरा डिराइव करने का टाइम नहीं है। अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। बच्चों डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी पूरा चार्ज ऑब्जेक्ट ही अगर मूव कर रहा हो, तो उस केस में चार्ज मूव करेगा मतलब एक टाइप से चार्ज बहेगा। तो उस केस में नॉर्मल करंट तो नहीं होगी लेकिन एक इक्विवेलेंट करंट ज़रूर होगी। और डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो उस केस में इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी? सिंपली लैम्ब्डा इंटू वी, जहाँ लैम्ब्डा तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ और वी उस चार्ज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। बस अब तुम आराम से बताओ कि अब तो हम किसी भी मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बस करंट कैरिंग वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, वही यूज़ करेंगे। बस एक ही डिफरेंस होगा कि I की जगह क्या आ जाएगा? I इक्विवेलेंट दैट इज़ लैम्ब्डा इंटू V आ जाएगा। एक और चीज़ देख सकते हो कि बताओ अगर नॉर्मल करंट कैरिंग वायर हो, तो उस केस में तो चार्ज इकट्ठा नहीं होता है मतलब वायर चार्ज्ड नहीं होता है। तो उस करंट कैरिंग वायर के कारण तो केवल मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, बाकी वायर चार्ज्ड नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होता था। लेकिन अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। मतलब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और जो चार्ज मूव कर रहा है, तो इस इक्विवेलेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये मेजर डिफरेंस है। नॉर्मल करंट कैरिंग वायर हो, तो उसके कारण केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर कोई मूविंग चार्ज हो, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, जिसको कंबाइन फॉर्म में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। चलो बच्चों अब हम अलग-अलग टाइप के मूविंग चार्जेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई इन्फिनिटी लॉन्ग मूविंग कोई चार्ज वायर हो, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, जो ऊपर भी इन्फिनिट और नीचे भी इन्फिनिट तक फैला हुआ है। चार्ज वायर है मतलब समझ जाना कि चार्ज को हमने फेविक्विक से चिपका दिया है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्डा है। चलो पहले मान लेते हैं कि चार्ज वायर बिल्कुल स्टेशनरी है। तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि चार्ज वायर बिल्कुल स्टेशनरी हो, तब तो कोई इक्विवेलेंट करंट नहीं होगी, तो तब तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि इस पूरे चार्ज वायर को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कराते हैं। तो अब इसके कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है ना। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पूरे चार्ज वायर को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं ना, तो पूरे चार्ज वायर को मूव करा रहे हैं, तो तब चार्ज मूव करेगा मतलब एक टाइप से चार्ज फ्लो होगा। तो कोई नॉर्मल करंट तो नहीं होगी लेकिन इक्विवेलेंट करंट ज़रूर होगी। और हमको पता है कि इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी? सिंपली लैम्ब्डा इंटू वी। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि बताओ पॉज़िटिव चार्ज ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इक्विवेलेंट करंट भी ऊपर की ओर होगी और इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी? सिंपली लैम्ब्डा इंटू वी। तो बस अब तुम साफ-साफ देख सकते हैं कि अब ये जो मूविंग चार्ज वायर है वो एक अ, इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के टाइप से काम करेगा। बताओ करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। तो इस इन्फिनिटी लॉन्ग मूविंग चार्ज वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बिंदास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r ही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि I की जगह I इक्विवेलेंट आ जाएगा, जहाँ हमको पता है I इक्विवेलेंट कितना होगा? लैम्ब्डा इंटू वी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो हमको पता है कि ये जो मूविंग चार्ज वायर है वो एक सीधे करंट कैरिंग वायर के से इक्विवेलेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सीधा रूल लगाएँगे।
तो ठीक-ठाक डायग्राम बनाए समझ जाना कि इक्विवेलेंट करंट ऊपर की ओर है तो इक्विवेलेंट करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हथेली इस साइड और अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे। तो तब अंगुलियाँ अंदर की ओर हैं, तो उसके कारण इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर मतलब क्रॉस डायरेक्शन में होगा और उस साइड मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में होगा। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I इक्विवेलेंट ओपन 2 पाई r, जहाँ I इक्विवेलेंट सिंपली लैम्डा इंटू v। अब वही चीज़ है ना, तो ध्यान रखना कि अगर ये इन्फिनिटी लॉन्ग नॉर्मल करंट कैरिंग वायर होता, तब तो उसके कारण केवल मैग्नेटिक फील्ड ही होता, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होता। लेकिन ध्यान रखना सॉरी लेकिन ध्यान रखना कि इस बार कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है बल्कि मूविंग चार्ज वायर है। तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। बताओ है ना? तो बताओ कि चार्ज वायर है, इस पर कुछ चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और चार्ज मूव कर रहा है, इक्विवेलेंट करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट I इक्विवेलेंट ओपन 2 पाई r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि करंट का कैरिंग वायर नहीं है, बल्कि साक्षात इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है। इस चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली दूर भगाने वाला और इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 k लैम्डा ओपन r या k को 1 ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो लैम्डा ओपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये ध्यान रखना। यानी इससे हमको सबक मिल गया कि नॉर्मल करंट कैरिंग वायर के कारण तो केवल मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, बाकी चार्ज इकट्ठा नहीं होता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन ये मूविंग चार्ज है ना? करंट कैरिंग वायर नहीं है बल्कि मूविंग चार्ज है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। चार्ज वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज मूव कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, जिसको कंबाइन शब्दों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि इस मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। तो फिर इसके फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, है ना? इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा वो पता है। इसके फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रख दें, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कितना लगेगा? Q नॉट E लगेगा। लेकिन आगे भी पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और अगली क्लास में तुम पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहाँ V वायर की नहीं बल्कि इस टेस्ट चार्ज की वेलोसिटी होगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी रोटेटिंग चार्ज रिंग हो, तो घूमती हुई चार्ज रिंग हो तो उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। ये चलो इस बार मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस r, चार्ज प्लस q, जो भी चार्ज इसकी पेरिफेरी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चलो ऐसा करते हैं कि इस रिंग को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं, तो इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है ना? तो तुम आराम से बताओ कि इस पूरी रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं ना? मतलब बताओ ये चार्ज रिंग मूव करी मतलब चार्ज भी मूव करेगा, मतलब एक टाइप से चार्ज फ्लो होगा। होता इस बार भी कोई नॉर्मल करंट तो नहीं होगी लेकिन इक्विवेलेंट करंट ज़रूर होगी। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि पॉज़िटिव चार्ज को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट करंट भी एंटी क्लॉकवाइज़ होगी। और हमने अभी पढ़ा था कि कभी भी पूरा चार्ज मूव कर रहा हो, है ना? कभी पूरा चार्ज मूव कर रहा हो, तो उस केस में इक्विवेलेंट करंट कितनी होती है? सिंपली लैम्डा इंटू वी। तो लैम्डा तो रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रिंग का टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ, तो रिंग का टोटल चार्ज q अपन टोटल लेंथ 2 पाई r, ये तो लैम्डा हो गया इंटू v। तो रिंग को घुमा रहे हैं तो उसके हर एक एलिमेंट की लीनियर स्पीड कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा r से r कैंसल, तो इक्विवेलेंट करंट कितनी हो गई? q ओमेगा बाय 2 पाई।
वैसे इक्विवेलेंट करंट को थोड़ा-सा सुंदर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि ओमेगा को नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। ओमेगा को नीचे ट्रांसफ़र करोगे तो अब इक्विवेलेंट करंट कितनी आ गई? Q और ओमेगा को नीचे ट्रांसफ़र करोगे तो अपन 2 पाई बाय ओमेगा और हमको पता है कि 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है? इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड T, तो इक्विवेलेंट करंट Q बाय T आ गई, है ना? तो इसको याद रखना, बार-बार डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसको याद रखना है ना? तो अच्छे ध्यान था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, ध्यान था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हूँ तो घूम रहा हो, तो उस केस में इक्विवेलेंट करंट लैम्ब्डा इंटू वी तो लिख ही सकते हैं। लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, घूम रहा हो, तो फिर इक्विवेलेंट करंट का ज़्यादा सिंपल फ़ॉर्मूला क्या होता है? Q बाय T, है ना? तो ये हर जगह यूज़ होगा तो याद रखना कि कभी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, रोटेट कर रहा हो, तो इक्विवेलेंट करंट लैम्ब्डा इंटू वी तो लिख ही सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ रोटेट कर रही हो, तो फिर इक्विवेलेंट करंट का ज़्यादा सिंपल फ़ॉर्मूला Q बाय T होता है, इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे बस। इक्विवेलेंट करंट आ गई तो बस बोल सकते हैं कि अब ये जो रोटेट कर रही रिंग है वो एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के टाइप से, मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के टाइप से काम करेगी। तो हमको पता है कि जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण सॉरी, हमको होता है कि किसी करंट के रिंग सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, वैसे ही इस रोटेटिंग रिंग के कारण भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि I की जगह I इक्विवेलेंट आ जाएगा, जहाँ I इक्विवेलेंट को लैम्ब्डा इंटू वी से सॉल्व करें तो q ओमेगा बाय 2 पाई भी लिख सकते हैं। ये रिंग घूम रही है तो I इक्विवेलेंट को दूसरे शब्दों में q बाय t भी लिख सकते हैं। तो बस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इक्विवेलेंट करंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। और बताओ एक सर्कुलर लूप के टाइप से काम कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए उल्टा रूल लगाएंगे। मतलब सिंपली इक्विवेलेंट करंट की डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आएगा और अंगूठा बाहर की ओर आएगा, इसलिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर मतलब डॉट डायरेक्शन में होगा और सेंटर पर ही नहीं एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में होगा। और ऐसे चलो बताओ, ये पॉजिटिवली चार्ज की जगह नेगेटिवली चार्ज रिंग होती और उसको भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब बताओ, अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? क्रॉस में होगी। तो ये भी तुम देख सकते हो। बताओ, इस बार नेगेटिव चार्ज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना? बताओ नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इक्विवेलेंटली बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंटली पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो ऑर्थोडॉक्स करंट भी क्लॉकवाइज होगी। और बस इस ऑर्थोडॉक्स करंट की डायरेक्शन अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो इस बार अंगूठा अंदर की ओर आएगा, मतलब तब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर मतलब क्रॉस डायरेक्शन में होगी। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वैसे तो चार्ज रिंग है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सही, लेकिन सेंटर पर तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसल हो जाएंगे, कट मारेंगे, इसलिए सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगा। देखो बच्चों, अभी तो हमने रोटेटिंग रिंग के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखा है। अब हम देखते हैं कि किसी रोटेटिंग चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। चलो इस बार ही मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका चार्ज प्लस क्यू रेडियस आर, है ना? और चलो इसके सेंटर से एक्स एक्सियल डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। और चलो अगर ये रिंग स्टेशनरी होगी तब तो कोई इक्विवेलेंट करंट नहीं होगी, तब तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कि रिंग को इसके खुद के एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो बस इस रोटेटिंग चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। कि इस हमको अच्छे बताया कि इस चार्ज रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से
रोटेट करा रहे हैं तो चार्ज भी मूव करेगा, मतलब एक टाइप से चार्ज फ्लो होगा। तो कोई नॉर्मल करंट तो नहीं होगी, लेकिन इक्विवेलेंट करंट ज़रूर होगी। और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पॉज़िटिवली चार्ज रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट करंट भी उसी डायरेक्शन में होगी। इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी वो देखना है। मैंने बताया था कि इस बार जो भी रिंग है उसको घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट करंट के लिए लैम्ब्डा इंटू वी तो लगा ही सकते हैं। लेकिन चमका के बताया था कि कभी किसी चीज़ को घुमाएँ, रोटेट करें, तो इक्विवेलेंट करंट का ज़्यादा सिंपल फ़ॉर्मूला क्या होता है, Q बाय T, जहाँ T इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड, जिसको 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं। तो बताओ इक्विवेलेंट करंट कितनी हो गई, Q ओमेगा बाय 2 पाई। और बताओ, है ना? बताओ इक्विवेलेंट करंट आ गई, तो अब तो ये जो रोटेटिंग रिंग है वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के टाइप से काम करेगी। बस हमको पता है ना, हमको पता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक्सियल डायरेक्शन में होता है, और सर्कुलर लूप के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। तो वैसे इस रोटेटिंग चार्ज रिंग के कारण भी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा, बस आई की जगह आई इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो रोटेटिंग रिंग के कारण भी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट आर अपन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बस आई की जगह आई इक्विवेलेंट आ जाएगा। जहाँ आई इक्विवेलेंट क्यू बाय टी, ये ओमेगा की फॉर्म में क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। और इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हो। बताओ, ये है ना रोटेटिंग रिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के टाइप से काम करेगी। तो सेंटर या एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम उल्टा रूल लगा सकते हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है कि सिंपली इक्विवेलेंट करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां मोड़ेंगे, तो अंगूठा आगे की ओर आएगा। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियली आगे की ओर होगा और इसकी वैल्यू इतनी होगी। लेकिन अब वही इम्पोर्टेंट चीज़ कि बताओ, अगर ये नॉर्मल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट बहती, तब तो एक्सिस पर केवल मैग्नेटिक फील्ड ही होता, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होता। लेकिन इस बार ये नॉर्मल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप नहीं बल्कि रोटेटिंग चार्ज रिंग है। तो इस बार एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। वही घिसी-पिटी कहानी यार, कि चार्ज रिंग है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और रिंग रोटेट कर रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इतना आ गया, अब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो ये चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके थे। ये बिल्कुल यूनिफ़ॉर्मली चार्ज कंप्लीट रिंग है, तो इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियली दूर भगाने वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वही KQ x ओपन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो करंट कैरिंग रिंग नहीं है बल्कि रोटेटिंग चार्ज रिंग है। तो इस बार इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जिसको कंबाइन फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो दोनों फील्ड होंगे, तो इसके फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दें तो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, एज़ वेल एज़ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। बताओ इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कितना लगेगा? Q नॉट E, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कई लोगों ने 9-10 में सुना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? Q नॉट V क्रॉस B, है ना? इसमें B तो ये मैग्नेटिक फील्ड और V इस टेस्ट चार्ज की वेलोसिटी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम सोच सकते हो। फिर एक और चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। इसकी खोज लॉरेंट्ज़ साइंटिस्ट ने की थी। तो कभी भी हमको पूछे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंट्ज़ फोर्स कितना होगा, समझ जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूछा है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स QE, और मैग्नेटिक फोर्स जिसको अगली क्लास में पढ़ेंगे वो QV क्रॉस B, दोनों का रिजल्टेंट होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने अलग-अलग टाइप के मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा। अब हम तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी मूविंग पॉइंट चार्ज या मूविंग किसी चार्ज के एलिमेंट के कारण
मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। ये इसको देखना। तो चलो इस बार हमको दे रखा है कि कोई बहुत छोटा-सा पॉइंट चार्ज है या चार्ज का कोई छोटा-सा एलिमेंट है, इसका चार्ज dq मान लेते हैं, लेंथ dl मान लेते हैं और ये पॉइंट चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमको देखना है कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। ये देखो बच्चों, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो वो लॉजिकली सोच सकता है कि बताओ कोई मूविंग पॉइंट चार्ज है या कोई चार्ज का एलिमेंट है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? करंट कैरिंग वायर के इक्विवेलेंट होगा। सोच सकते हैं ना? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस बार कोई मूविंग पॉइंट चार्ज है, मतलब चार्ज का कोई छोटा-सा एलिमेंट है, तो किसके इक्विवेलेंट होगा? करंट कैरिंग वायर के छोटे से एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा। तो कह सकते हैं कि मूविंग पॉइंट चार्ज वायर के किसी छोटे से एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा और हमको पता है कि किसी एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सावर्ट लॉ का यूज़ करते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि इस मूविंग पॉइंट चार्ज ये वायर के एलिमेंट के सिमिलर है ना, तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस छोटे से एलिमेंट के कारण या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सिंपली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस एक ही डिफरेंस है कि आई की जगह इक्विवेलेंट करंट आई इक्विवेलेंट आ जाएगी। जो हमको अच्छे पता है कि होता है, इस बार कोई रोटेट थोड़ी कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है और लीनियर मोशन कर रहा है, इसलिए इस बार तो आई इक्विवेलेंट बेसिकली लैम्ब्डा इंटू वी होगा। तो बताओ, लैम्ब्डा को हम चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, मतलब dq बाय dl लिख सकते हैं इंटू वी तो आई। अब बताओ सॉल्व करेंगे तो इस dl से ये dl कैंसल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस मूविंग पॉइंट चार्ज या चार्ज के छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट ओपन 4 पाई dl से dl कैंसल, तो dq v sin थीटा अपन r स्क्वायर। तो किसी मूविंग पॉइंट चार्ज वो वायर के छोटे से एलिमेंट के टाइप से काम करेगा। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओपन 4 पाई आई dl sin थीटा की जगह dq v sin थीटा अपन r स्क्वायर। तो देखो, अभी तो इस एलिमेंट का चार्ज dq माना है, लेकिन चलो ऐसा करते हैं कि इस एलिमेंट का चार्ज को हम dq की जगह q बोल लेते हैं। तो बताओ, dq की जगह q का कोई मूविंग पॉइंट चार्ज हो, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ से कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा की जगह qv sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तब आगे कचरा करने की जरूरत नहीं है। आगे डायरेक्ट क्या रखना कि कोई मूविंग पॉइंट चार्ज वायर के छोटे से एलिमेंट के टाइप से काम करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही बायो-सावर्ट लॉ ही लगाना होगा। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओपन 4 पाई आई dl sin थीटा की जगह qv sin थीटा ओपन r स्क्वायर। अब बताओ तुम कि उधर थीटा क्या था? करंट का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल था और यहाँ थीटा क्या होगा? इसकी वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल होगा। तो तुम बताओ, इस फॉर्मूले से तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड रूल। बताओ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इक्विवेलेंट करंट भी ऊपर की ओर होगी। इक्विवेलेंट करंट की डायरेक्शन में अपनी अंगूठा सॉरी इक्विवेलेंट करंट ऊपर की ओर तो उसकी डायरेक्शन अपना अंगूठा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हथेली को इस साइड और अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे, तो अंगुलियां अंदर की ओर हैं, इसलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर मतलब क्रॉस डायरेक्शन में और उस साइड डॉट डायरेक्शन में। ये इजीली कर सकते हैं। अब ध्यान रखना कि किसी मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो सबसे स्मार्ट तरीका तो ये है कि इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे और डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से अलग से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन कई बार हमको है ना, कई बार हमको मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में निकालने को बोलता है। तो देखते बताओ कि बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा की फॉर्म में आ रहा है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओपन 4 पाई qv sin थीटा ओपन r स्क्वायर, है ना? तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे?
आर का जबरदस्ती मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो बताओ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, और बताओ इधर क्या आ गया? वी आर साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी वैसे ही वी आर साइन थीटा को वी क्रॉस आर, अपन नीचे आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया। तो मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इतना आ गया। इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि इसकी और इसका दोनों का मतलब सेम ही है। कब कौन सा यूज करना हो, स्मार्टनेस होनी चाहिए कि वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल दिया हो, तब तो ये क्यू वी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर एंगल नहीं दे रखा हो, वेलोसिटी और आर को अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, मतलब आई कैप जे कैप के कैप ऐसा दे रखा हो, तो फिर हम ये वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इजीली इसको कर सकते हो और कहने की जरूरत नहीं है। इस बार करंट कैरिंग वायर का एलिमेंट नहीं बल्कि साक्षात मूविंग पॉइंट चार्ज है। तो चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और वो मूव कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इतना होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तब भी कर सकते हो। ये बताओ, ये तो कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, और कितना होगा? के डी क्यू ओपन आर स्क्वायर, या पॉइंट चार्ज का चार्ज क्यू लें तो के क्यू ओपन आर स्क्वायर। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, जिसको सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसमें ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज की मोशन की लाइन में अगर कोई पॉइंट हो, है ना, इधर कोई पॉइंट हो, तो इसकी मोशन की लाइन में अगर कोई पॉइंट हो, तब तो मिलाने वाली लाइन वेलोसिटी के अलोंग होगी। थीटा 0 साइन थीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे करंट की लाइन में कोई पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, वैसे यहाँ चार्ज पार्टिकल के मोशन की लाइन में कोई पॉइंट हो तो उस केस में भी साइन थीटा 0, तो वहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब चलो, मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखना, है ना? तो चलो, इस बार हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है ना, और हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। चलो, इसकी सेंटर से डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की रेडियस तो r मान लेते हैं, और ये v की कांस्टेंट स्पीड से इसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बस पूछा है कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पर या न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना? ये तो हमको अच्छे पता है कि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रॉन तो एक पॉइंट चार्ज ही होगा ना, बोल सकते हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। और हमको अच्छे पता है कि किसी मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट ओपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह क्यूवी साइन थीटा ओपन आर स्क्वायर वैल्यू रख देता हूँ। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इस न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओपन 4 पाई क्यू, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, वी उसकी वेलोसिटी, साइन थीटा, तो इसमें थीटा होता है वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल, उसके बाद मिलाने वाली लाइन रेडियल, तो हर बार वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 90 होगा। तो साइन थीटा तो साइन 90 मतलब 1 अपन आर, इस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस मतलब ऑर्बिट की रेडियस आर का स्क्वायर। तो हमको वी और आर देखना है। तो वैसे तो ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन कई लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर एनवे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाय जेड, और इसकी जो स्पीड होती है वो 2.19 into 10 power 6 Z by n। अब बताओ, हाइड्रोजन एटम है इससे Z1 पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n भी 1।
इसकी ऑर्बिट की रेडियस तो सिंपली 0.529 एंगस्ट्रॉम और इसके रिवॉल्व करने की स्पीड 2.19 into 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड ये हो गई। बस वैल्यू रख सकते हो ना? तो इस पहले ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की इकट्ठी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 7 ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 वी इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड तो 2.19 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड ओपन आर इस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस या ऑर्बिट की रेडियस तो 0.529 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो इससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में निकल जाएगा। अब देखो अभी तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से ट्रीट किया था और यही बेस्ट तरीका है। कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को मूविंग पॉइंट चार्ज के टाइप से ही ट्रीट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे बेस्ट है, लेकिन इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हो। तो तुम बताओ इस बार इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। स्पीड बताओ 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में है ना। तो बोल सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करे तो फिर वो एक पार्टिकल के टाइप से नहीं, फिर ये करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आगे की ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इक्विवेलेंट करंट पीछे की ओर होगी ना। मतलब हम कह सकते हैं गलत बना दी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भले ही एक पार्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करेगा तो अब ये पार्टिकल के टाइप से नहीं बल्कि एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो बताओ क्योंकि करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा इसलिए अ, इस लूप के कारण इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लूप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोल सकते हैं ना हाई स्पीड से रिवॉल्व करता इलेक्ट्रॉन एक लूप के डाइस से काम करेगा तो लूप के सिमिलर इसके कारण भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओपन 2 आर बस आई की जगह आई इक्वलेंट। और अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो आई इक्वलेंट का बेस्ट फॉर्मूला क्यू बाई टी। तो क्यू तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और टी इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो एक चक्कर में डिस्टेंस टाइम 2 पाई आर ओपन स्पीड वी तो टी रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 2 पाई आर बाय वी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्विवेलेंट कितना हो गया ईवी ओपन नीचे 2 पाई आर इतना आ गया। बस वैल्यू रख दोगे ना आई इक्विवेलेंट की जगह ईवी ओपन 2 पाई आर रख दोगे तो रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन के कारण इस बार भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा म्यू नॉट ओपन 4 पाई ईवी ओपन आर स्क्वायर। ये तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को अगर पॉइंट चार्ज के डाइस से ट्रीट करें तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन वही आएगा और इसको एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से इमेजिन करो तब भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा। किसी भी टाइप से कर सकते हैं लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तब तो इसको बाय डिफॉल्ट हम मूविंग पॉइंट चार्ट के टाइप से ट्रीट करेंगे। लेकिन एक बार जेई के एग्जाम में बोल रखा था इस घूमते हुए चार्ज को एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से ट्रीट करना है तो फिर इसको करंट कैरिंग लूप के टाइप से ट्रीट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के सिमिलर म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट ओपन 2 आर आंसर उससे भी वही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसकी भावना के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे।